नमस्ते। मैं हूं आपका मेजबान और ये चर्चा हम अंकेश कुमार मौर्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प किस्से में उतर रहे हैं, पाटलिपुत्र की खुदाई। और एक नाम आता है डीबी स्पूनर। कैसे उनकी खोज में सच, कल्पना और उस वक्त की राजनीति सब उलझ गए। जी, हम पाटलिपुत्र, फारसी सपने और इतिहास की राजनीति लेख के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। मकसद है ये समझना कि कैसे बाहरी सोच और कल्पनाओं ने पाटलिपुत्र के इतिहास की कहानी को शायद बदल दिया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो देखिए, समय था 1912 से 1914 का, ब्रिटिश भारत का दौर। अच्छा। और जगह थी पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं। हाँ, पटना। और जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे डेविड ब्रेनार्ड स्पूनर, डीबी स्पूनर। जी। वो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के साथ थे। अच्छा, एएसआई। तो ये खुदाई वगैरह वही देखते हैं। हाँ, भारत की पुरानी धरोहरों की खोज और देखभाल का काम। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है, इस खुदाई के पीछे सिर्फ जमीन खोदना ही नहीं था, कुछ और भी चल रहा था शायद। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा वो आया था रतन टाटा से। ओह। हाँ रतन टाटा। जी, वो पारसी थे और अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को प्राचीन फारस से जोड़कर देखते थे। और मजे की बात यह है कि टाटा और स्पूनर दोनों को लगता था कि मौर्य साम्राज्य का फारस से कोई गहरा कनेक्शन था। अच्छा, तो ये एक सोच थी कि मौर्य शायद फारस से प्रभावित थे या जुड़े हुए थे। हाँ, एक तरह की थियोरी थी। और ये उस समय की बड़ी तस्वीर में भी फिट होता है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ ब्रिटिश सोच ये थी कि भारत की सभ्यताएं वो बाहर से आई हैं, फारसी या यूनानी असर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उस औपनिवेशिक नजरिए का हिस्सा था। कई बार ये दिखाने की कोशिश होती थी कि भारत की अपनी मौलिकता कम है और प्रेरणा बाहर से मिली। तो मौर्यों का फारस से कनेक्शन दिखाना वो इस विचार को सपोर्ट करता था। समझ गया। तो इसी सोच के साथ स्पूनर ने पटना की कुम्हारार में खुदाई शुरू की। और मिला क्या उन्हें? मतलब जमीन से क्या निकला? मिला तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं। पत्थर के कुछ टूटे हुए टुकड़े मिले, राख की परतें मिली और कुछ खंभों के निचले हिस्से, बस अवशेष। इतना ही? लेकिन फिर कहानी क्या बनी? यहीं पे बात दिलचस्प हो जाती है ना। बिल्कुल। यहीं से स्पूनर की कल्पना ने उड़ान भरी। उन्होंने दावा कर दिया कि ये जो जगह है, ये कोई मामूली जगह नहीं, ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन कक्ष था। क्या बात कर रही हैं? सिंहासन कक्ष? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वैसा था जैसा फारस के परसेपोलिस में राजा डेरियस का 100 खंभों वाला हॉल था। ओह, परसेपोलिस वाला हॉल, वो तो फारसी शान का प्रतीक माना जाता था। जी। तो उन्होंने एक भव्य, मतलब 3 मंजिला, पूरी तरह फारसी स्टाइल की इमारत की तस्वीर बना दी। लेकिन सिर्फ कुछ टुकड़ों के आधार पर? ये कैसे? हाँ, यही सवाल उठता है। तो अगर इतना बड़ा महल या हॉल था, तो बाकी सबूत कहाँ गए? सिर्फ टुकड़े क्यों मिले? देखिए, जब ये सवाल उठा तो स्पूनर ने इसका भी जवाब दिया, अपनी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि शायद यहाँ कोई बहुत भयानक आग लगी होगी जिसने लकड़ी का सारा काम जला दिया। अच्छा, आग। या फिर गंगा नदी में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई होगी कि वो भारी पत्थर के खंभों तक को बहा ले गई होगी। बाढ़? इतने भारी खंबे, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता है? लगता तो है। ये सब उनकी अपनी व्याख्या थी, कल्पना पर आधारित। तो क्या बाद में जब और खुदाई हुई तो स्पूनर की बातें सही साबित हुई? कुछ मिला? नहीं, असल में यही तो बात है। बाद में जो और व्यवस्थित खुदाइयां हुईं, उनमें स्पूनर के दावों को सपोर्ट करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। न तो कोई ऐसा आर्किटेक्चर मिला जो पक्का फारसी हो। अच्छा। और न ही गंगा में ऐसी कोई प्रलयंकारी बाढ़ के निशान मिले जो इतने बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर को बहा दें। तो फिर वो खंबे क्या थे जो मिले थे? वो खंबे मौर्यकालीन पॉलिश वाले पाए गए। वो भारतीय शैली के थे। तो अगर हम इसे थोड़ा हट कर देखें, हाँ, तो ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे पुरातत्व में भी, मतलब जो खोद रहा है उसकी अपनी सोच। हाँ, उसको पैसा कौन दे रहा है, जैसे टाटा का पारसी कनेक्शन में इंटरेस्ट, बिल्कुल। और उस समय का राजनीतिक माहौल, जैसे वो औपनिवेशिक सोच, ये सब मिलकर इतिहास कैसे लिखा जाता है, इस पर असर डाल सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे अतीत की तस्वीर बनाते समय फैक्ट्स के साथ साथ कल्पना, विश्वास और कभी-कभी एजेंडा भी मिल जाते हैं। और ये सवाल उठता है कि इतिहास को हम कितना ऑब्जेक्टिव होकर देख पाते हैं, है ना? तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? मतलब निचोड़ क्या है?
पाटलिपुत्र की ये खुदाई एक तरह से केस स्टडी है। ये याद दिलाती है कि इतिहास की कहानियां हमेशा सिर्फ सबूतों पर नहीं टिकती। कभी-कभी उनमें बताने वाले की उम्मीदें, उनकी कल्पना और उनके समय की राजनीति का रंग भी चढ़ा होता है। और आखिर में अंकेश कुमार मौर्य के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल सोचने को, जो स्रोत भी उठाता है। क्या आज भी ऐसा होता है जब हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या किसी खास कल्चर से या किसी जगह से जुड़ाव खोजने की हमारी जो इच्छा होती है, क्या वो कभी-कभी तथ्यों के निष्पक्ष विश्लेषण पर भारी पड़ जाती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। मैं अंकेश कुमार मौर्य के लिए काम करती हूँ। उम्मीद है ये बातचीत जानकारीपूर्ण रही होगी। बिल्कुल।